महात्मा गांधी, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी ये एक ऐसा नाम है जिस नाम के बारे में बहुत सारे विचार और बहुत सारी धारणाएं इस देश के अंदर फैली हुई हैं दोस्तों। शायद ही कोई और ऐसा पॉलिटिशियन हो जिसके बारे में इतने पॉजिटिव और नेगेटिव विचार देश के अंदर घूम रहे हों। तो इस व्यक्ति के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस व्यक्ति से जुड़ी हुई क्या क्या धारणाएं अवधारणाएं देश के अंदर घूम रही हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। और इन सभी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। तो आज मैं बिना कोई समय ज़ाया करते हुए सबसे पहले उन प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहूँगा जिनके उत्तर शोध के साथ हम लोग इस वीडियो के अंदर खोजने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के ऊपर कई सारे इल्ज़ामात लगते हैं, जैसे कि गांधी जी के कारण भगत सिंह को फांसी हुई थी और गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया था, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह से एक और इल्ज़ाम गांधी जी के ऊपर लगता है कि गांधी जी लड़कियों के साथ सोते थे छोटी छोटी और उनका रेप करते थे। एक और इल्ज़ाम गांधी जी के ऊपर लगता है दोस्तों कि गांधी जी ने पाकिस्तान को अलग करवाया है, गांधी जी चाहते तो पाकिस्तान को बचा लेते। एक और इल्ज़ाम इसी तरह से गांधी जी पर लगता है कि सरदार पटेल को गांधी जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट किया प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसी तरह के कुछ और प्रश्न गांधी जी के ऊपर उठाए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि वो अहिंसा की बात क्यों किया करते थे जबकि देश को आज़ादी तो हिंसा से ही मिल सकती थी। इसके अलावा क्यों वो एक गाल पे चाटा मारो तो दूसरा गाल आगे करने की बात किया करते थे। इसके अलावा इसी तरह के कई सारे और भी प्रश्न हैं, जैसे कि वो अंग्रेज़ों की फौज में शामिल थे, अंग्रेज़ों से मिले हुए अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, और इस तरह की कई सारी धारणाएं महात्मा गांधी के विषय में इस देश के अंदर फैली हुई हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के ऊपर मैंने रिसर्च किया, बहुत सारा ढूंढा। मैंने गांधीवध क्यों किताब भी पढ़ी, इसी तरह की बहुत सारी वैसी किताबें और आर्टिकल्स जो गांधी जी के बारे में नेगेटिव हैं। इसके अलावा कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पढ़े, गांधी जी की खुद की पुस्तकें हिंद स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य, मेरे सपनों का भारत पढ़ी। उसके अलावा गांधी जी के जो गांधीयन राइटर्स थे जैसे कि धर्मपाल थे या जयप्रकाश नारायण ने उनके बारे में क्या लिखा है, या उनके लेटर्स हैं सरदार पटेल को, या उनके लेटर्स हैं अंग्रेज़ों को और जवाहरलाल नेहरू को, उनके विषय में जब हम लोगों ने रिसर्च किया तो हम लोगों ने इन सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर निकाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग देने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं कहने जा रहा हूं वो देश के लिए बहुत ज़रूरी है, देश के युवाओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप नहीं जानेंगे तो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आपके मन में हमेशा भरी रहेगी। तो बिना कोई समय बर्बाद करते हुए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में हम लोग आज उन प्रश्नों पर बात कर रहे हैं जो महात्मा गांधी पर अक्सर उठा करते हैं। सबसे पहले मैं एक कंट्रोवर्सी पर बात करता हूं दोस्तों, जो महात्मा गांधी के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं। जी हां दोस्तों, मैंने भी बचपन में कई सारी किताबों में ये पढ़ा था, लेकिन कुछ वर्षों पहले दोस्तों किसी ने एक आरटीआई लगाई और भारत सरकार से पता किया कि क्या भारत सरकार ने ऑफिशियली गांधी जी को राष्ट्रपिता डिक्लेयर किया है। तो वैसा नहीं है दोस्तों। ये राष्ट्रपिता का नाम कहां से आया, इसके बारे में भी मैं आपको इतिहास बताना चाहूंगा कि 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उसके बाद दोस्तों जब महात्मा गांधी की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली 1948 के अंदर, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि आज देश के राष्ट्रपिता की डेथ हो गई। तो इस तरह से वो राष्ट्रपिता शब्द चलन में आया और बाद में कई सारे लोग उसका प्रयोग करने लगे, लेकिन ऑफिशियली गांधी जी को भारत सरकार ने कहीं राष्ट्रपिता डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है जिसको मैं आज ब्रेक कर रहा हूं, जिसको कई लोग नहीं जानते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपनी रीडिंग्स का भी दोस्तों देना चाहूंगा कि बचपन में मैंने सहायक वाचन और सप्लीमेंट्री रीडर के अंदर किताब के तौर पर महात्मा गांधी को सिलेबस में पढ़ा था। उसमें उनकी जीवनी थी जो किसी और ने लिखी थी और उसमें उनकी जीवन के परिचय के विषय में था। उसके बाद दोस्तों जब मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया तो काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे मिले जो बोलते थे गांधी जी एक बलात्कारी थे जो कई सारी औरतों के साथ सोते थे, गांधी जी का बेटा पागल हो गया था और उनके खिलाफ हो गया था, गांधी जी जो थे वो देश विरोधी थे, गांधी जी मुसलमानों के साथ थे, उनने पाकिस्तान अलग करवाया, और इस तरह की कई सारी चीज़ें। और फिर गांधीवध क्यों एक पुस्तक मैंने पढ़ी जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि गांधी जी ने कहाँ कहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए। तो इस तरह की कई सारी बातें मैंने सुनी, तो मेरा गांधी जी के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत मेरे मन में बढ़ गई। उसके बाद दोस्तों कई वर्षों बाद जब मैं राजीव दीक्षित जी से जुड़ा, स्वदेशी के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो उस समय मैंने बहुत सारे गांधीयंस के भी इंटरव्यू किए, गांधीयंस से मिला, और उस समय मैंने प्रोफेसर धर्मपाल को पढ़ा और पहली बार मैंने
उस समय गांधी जी को खुद को पढ़ा। मतलब गांधी जी के बारे में लिखी हुई कोई पुस्तक नहीं, गांधी जी ने स्वयं जो पुस्तक लिखी थी, जैसे कि मेरे सपनों का भारत या ग्राम स्वराज्य या हिंद स्वराज्य और कंप्लीट वर्क्स ऑफ गांधी, उनके लेटर्स। तो उस समय एक बुजुर्ग गांधीयन थे, वो वैसे गांधीयन नहीं थे जैसे आज के कांग्रेसी हैं, वो असली गांधीवादी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तुम्हें महात्मा गांधी को जानना है तो गांधी के बारे में मत पढ़ो, गांधी को पढ़ो, तब तुम्हें उसके विचार समझ में आएंगे। तो जब मैंने धीरे धीरे दोस्तों गांधी को पढ़ा तो गांधी के विचार भी मुझे समझ में आए और कई सारी चीज़ें मुझे समझ में आई कि क्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण और अभी रिसेंटली 2009 में अन्ना हजारे जैसे लोग गांधीयन आज भी हैं। तो इसके बारे में मेरे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के एक मिक्स्ड विचार बन गए। उसके बाद इस वीडियो को बनाते समय मैं वही सारे विचार आपके सामने रखना चाहूँगा जिनमें कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये सारे के सारे विचार रिसर्च कर दिए गए हैं। तो अब हम पहले प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहले गांधी जी के ऊपर जो सबसे पहला प्रश्न उठता है वो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, गांधी जी के ऊपर सबसे पहला प्रश्न जो उठता है वो उठता है कि गांधी जी ने इस देश के लिए क्या किया है आखिर। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको नहीं पता है कि गांधी जी ने क्या किया है। बहुत सारे युवा भी आज हैं जो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि वो बुढ़ा तो ज़बरदस्ती के काम किया करता था, अहिंसा की बात किया करता था, उसने क्या किया है। तो एक मिनट के अंदर गांधी जी की एक बायोग्राफी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं गांधी जी भारत के अंदर पैदा हुए, गुजरात के अंदर पोरबंदर में। उसके बाद गांधी जी धीरे धीरे पढ़कर आगे गए, बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने ली और बैरिस्टर की डिग्री लंदन में लेने के बाद अफ्रीका के अंदर उनको जॉब लगी। अफ्रीका के अंदर जब वो दोस्तों जॉब कर रहे थे तो सबसे पहला केस जब वो लड़ने गए तो पहला केस लड़ते लड़ते जज ने उनसे ये बोल दिया कि ये काठियावाड़ी पगड़ी उतारो। तो वो वाला केस तो दोस्तों वो भूल गए, वो पगड़ी का केस लड़ने लगे कि ये मेरी भारतीय अस्मिता का सवाल है, ये पगड़ी मैं नहीं उतारूंगा। और उसके बाद कई बार जज ने उन्हें बाहर किया और फिर उन्होंने वो केस लड़ना शुरू किया और कई महीनों की लड़ाई के बाद वो केस जीत गए और उसके बाद वो हर बार भारतीय वेशभूषा में कोर्ट के अंदर जाने लगे। तो इस तरह से महात्मा गांधी की वो पहली लड़ाई शुरू होती है। उसके बाद वहाँ पर काले लोग, जो हम लोगों को काला कहा जाता था, अफ्रीकन्स को काला कहा जाता था, उनकी लड़ाई उन्होंने वहाँ पर लड़ना शुरू करी। उनको परमिट नहीं दिए जाते थे, गिरमिटिए कहा जाता था, उनके कई सारे राइट्स नहीं थे। लॉयर के तौर पर उन्होंने वो सारे के सारे राइट्स उनको वापस दिलवाए। उसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते चले गए। कई बार वो बुरी तरह से पिटते पिटते कई बार उनकी हड्डियां भी टूटी, उंगली की हड्डी टूटी, उसके बाद उनके दांत भी उसी समय पिटते समय टूट गए। तो उसके बाद भी उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। अंग्रेज़ों ने कई बार उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ भी उन्हें जेल में नहीं डाल पाते थे या फांसी नहीं दे पाते थे क्योंकि वो हिंसा का सहारा नहीं ले रहे थे। और अंग्रेज़ों को दुनिया पर रूल करना था तो दुनिया के सामने ये सिद्ध करना था कि हम किसी अहिंसक व्यक्ति के ऊपर हत्या वगैरह नहीं करते। तो इस तरह से गांधी जी लॉ का यूज करते हुए, अहिंसा का यूज करते हुए उनको उन्हीं की भाषा में पराजित कर रहे थे। भारत आने के बाद दोस्तों महात्मा गांधी लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों में भी वो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर उनका ज़्यादा मन नहीं लगता, उन्हें वो बहुत सी बोरिंग सी लगती है। उसी समय उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उनसे बोलते हैं कि यदि भारत को तुमको समझना है तो ये सूट उतारो और पूरा भारत और भारत के गांव घूमो, तब तुम्हें भारत समझ में आएगा। तो उस समय दोस्तों महात्मा गांधी भारत घूमने के लिए जनरल के डिब्बे में निकल जाते हैं और घूमते 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 जैसे तैसे करके बिहार पहुंचते हैं। बिहार में इतनी ज़्यादा गरीबी वो देखते हैं, नील के किसानों के ऊपर अंग्रेज़ों का शोषण देखते हैं कि एक औरत जो नहा रही होती है, उसके पास कपड़े नहीं होते, वहाँ पर वो अपना कोट उतार कर उसको बहा देते हैं। और उस समय वो शपथ लेते हैं कि आज के बाद मैं भी पूरे कपड़े तब पहनूंगा जब भारत के हर व्यक्ति के तन पर पूरे कपड़े आ जाएंगे। और दोस्तों आखिर तक हम जानते हैं कि भारत के हर व्यक्ति की गरीबी नहीं मिटी थी, तो गांधी जी ने उसके बाद कभी भी सूट, टाई, कोट ये सब नहीं पहना। तो उस समय दोस्तों वो चंपारण के अंदर चले जाते हैं, चंपारण के अंदर कोर्ट के अंदर जाते हैं। कोर्ट के अंदर जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर वो उन लोगों का केस लड़ते हैं जो लोग नील की खेती करते थे और अंग्रेज़ उन्हें दबाते थे। तो बहुत सारी चीज़ों में अंग्रेज़ उन्हें परेशान करने की, दबाने की उस समय कोशिश करते हैं, लेकिन वो चूंकि लॉयर थे और अपना क्लाइंट का केस लड़ रहे थे तो अंग्रेज़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एलिजाबेथ का ऑर्डर आता है ब्रिटेन से कि ऑर्डर आने के बाद कहा जाता है अंग्रेज़ों को कि इस आदमी से संभल कर रहना, ये आदमी अफ्रीका में हमें बहुत परेशान कर चुका है। तो अंग्रेज़ उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज़ उनको बोलते हैं कि इनका केस मत लड़ो, तो गांधी बोलते हैं मैं लड़ूंगा। तो अंग्रेज़ उनके ऊपर फाइन लगा देते हैं कि फाइन दो तब छूटेंगे, तो वो बोलते हैं मैं फाइन भी नहीं दूंगा। फिर वो फाइन कम कर देते हैं और कम करते 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 0 तक आ जाते हैं। गांधी बोलते हैं तब भी मैं नहीं दूंगा और आखिर में गांधी को उन्हें
बिना कोई पैसे लिए छोड़ना पड़ता है, क्योंकि गांधी की कोई गलती नहीं थी। बिहार के बाद दोस्तों वो खेड़ा जाते हैं गुजरात, और गुजरात में वहां पर भी किसानों के आंदोलन को लीड करते हैं, जहां पर सरदार पटेल उनसे पहली बार जुड़ते हैं। सरदार पटेल के साथ मिलकर वो दोनों वहां पर किसानों का आंदोलन बहुत बड़ा एक खड़ा कर देते हैं। वैसे ही दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 गांधी कई सारे आंदोलन देश के अंदर करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं असहयोग आंदोलन वो करते हैं, जिसके अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद उनसे जुड़ते हैं, प्रभावित होते हैं बचपन में। लाला लाजपत राय जैसे लोग प्रभावित होते हैं। वहाँ से वो और आगे बढ़ते बढ़ते 9 सालों के बाद वो नमक कानून का आंदोलन करते हैं, नमक बनाने के लिए आंदोलन करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और कंटिन्यूअसली वो भारत के अंदर विजिट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आंदोलन वो लोगों को जगाने के लिए कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। तो इस तरह से गांधी का बहुत सारा योगदान देश के अंदर देश की जनता को जगाने के ऊपर किस तरह से है, इसको रोमा रोला ने अपनी किताब में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि गांधी जब भारत में आए थे 1915 में, उसके पहले भारतीयों की दशा ऐसी थी कि बहुत कम भारतीय ऐसे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर उनके खिलाफ बोल पाते थे। सभी भारतीय उनसे डरते थे और लगभग लगभग उनको एक्सेप्ट कर चुके थे कि इनसे हम नहीं जीत पाएंगे। और गांधी के आने के बाद 5 साल के अंदर इस तरह का माहौल वहां पर हो गया कि हर भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने लगा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगा, और अंग्रेजों के खिलाफ कानूनी लड़ाई और दांवपेचों में भी उलझने लगा। तो इस तरह का रोमा रोला ने महात्मा गांधी के विषय में लिखा है, जो कि खुद एक विदेशी हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों उनके ऊपर उठता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को जब बढ़ा रहे थे, कई सारे लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़कर उनका साथ दे दिया था, सारा देश एकजुट हो गया था। उस समय अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या करें, इस आंदोलन को किस तरह से रोका जाए। उस समय दोस्तों चौरी चौरा के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक गुस्साई भीड़ ने, हमारे लोगों की ने, पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसके अंदर बहुत सारे पुलिस वाले जल गए। तो वो पुलिस वालों के जलने से अंग्रेजों को यह मौका मिल गया कि ऊपर से ऑर्डर लेकर अब भारतीयों के ऊपर गोलियां चलाने लगे और दुनिया भर में ये बताएं कि भारतीयों ने अंग्रेजों को जलाया था, इसलिए हम उनके ऊपर गोली चला रहे हैं। तो गांधी जी को यह बात जब पता चली कि अंग्रेज इस तरह का फैसला लेने वाले हैं, भारतीयों की भीड़ों पर देश भर में गोलियां चलेंगी, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसका उस समय भी काफी विरोध हुआ। लेकिन गांधी जी ने खुद ने प्रार्थना सभाओं के अंदर इस चीज का उत्तर दिया कि उसको वापस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अंग्रेज हिंसक हो सकते थे, और उन्होंने कहा हमें जब आंदोलन करना है तो अहिंसा के साथ करना है। और उसका मूल रीजन दोस्तों यही था कि वो जानते थे कि अहिंसा के साथ करने हुए आंदोलन पर अंग्रेज कभी हाथ नहीं उठा पाएंगे। तीसरा एक प्रश्न गांधी जी के ऊपर उठता है कि कोई एक गाल पर आपको चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये गांधी जी क्यों बोलते थे, ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। तो दोस्तों ये बात सच है कि गांधी जी ये बोलते थे, लेकिन ये हमारी गीता या हमारी रामायण या हमारी किसी भी किताब से नहीं लिया गया है। ये असल में दोस्तों लिया गया है बाइबल से। आप आश्चर्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब अफ्रीका के अंदर गांधी जी थे तो उन्होंने बाइबल, कुरान, गीता सब कुछ पढ़ लिया था, उपनिषद भी पढ़े थे, वेद भी। तो उस समय उन्हें लगा कि अंग्रेजों को अंग्रेजों के तरीके से मारा जाए। तो अंग्रेज जब भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे तो गांधी जी यंग इंडिया और कई सारी जगहों पर और दुनिया भर के अखबारों के अंदर आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो गांधी जी उन आर्टिकल्स में लिखा करते थे कि जीसस क्राइस्ट बाइबल के अंदर कहते हैं कि कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा आगे कर दो, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स हमें मार रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं, तो कैसे हिंसक ये लोग हैं। और जब कोई ब्रिटिश उनके ऊपर अत्याचार करता है तो वो यही बात कहकर दूसरा गाल आगे कर देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इनसे लड़कर हम नहीं जीत पाएंगे, इनके हाथों में बंदूकें हैं, कई सारे सिपाही हैं, तो इस तरह की बात कर कर इन्हें बेइज्जत करो। तो उस तरह से वो दुनिया भर में एक आंदोलन खड़ा कर रहे थे, और दुनिया में बहुत सारे ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस अंग्रेजों से इसलिए चिढ़ गए थे क्योंकि वो बाइबल की बात नहीं मान रहे थे। तो इस तरह से दोस्तों गांधी जी ने अंग्रेजों को ही अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था, ये वाली बात बोलकर, बाइबल को कोट करके। तो ये उनका एक पॉलिटिकल मूव था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम आते हैं। अगला प्रश्न गांधी जी के ऊपर जो उठता है, गांधी जी अहिंसा अहिंसा क्यों चिल्लाते थे, युद्ध तो हिंसा से जीते जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, युद्ध हिंसा से जीते जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। 1857 में हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। अंग्रेजों ने उस क्रांति को ना सिर्फ दबाया बल्कि बिठूर के अंदर पूरे के पूरे गांव में आग लगा दी, और 6 महीने से लेकर 100 साल तक के बुजुर्ग को उन्होंने पेड़ पर टांग दिया। लगभग 6 से 7 लाख लोगों को भारत के अंदर अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। कई सारे क्रांतिकारियों को मार दिया, मंगल पांडे को तोप से उड़ा दिया। और उसके बाद भी दोस्तों जिन जिन क्रांतिकारियों ने उनके खिलाफ आंदोलन करने की कोशिश की, सभी को उन्होंने गोलियों से भून दिया। और उसका मूल कारण था दोस्तों कि हमारे खुद के भारतीय अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, उनकी सेना में काम कर रहे थे, बहुत सारे राजे रजवाड़े उनसे मिल गए थे।
ऐसे समय में दोस्तों उनके खिलाफ हथियारबंद क्रांति करना मूर्खतापूर्ण एक विचार गांधी जी को लगा। तो गांधी जी के हिसाब से एक चीज थी कि यदि शत्रु अत्यंत ताकतवर है तो उससे लड़कर जीतना मूर्खता है, क्योंकि आप लड़कर नहीं जीत पाओगे। और यदि शत्रु बहुत ज्यादा कमजोर है तो भी उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बिना लड़े ही आप जीत जाओगे, वो कमजोर है, डरपोक है। तो गांधी जी ने अहिंसा की नीति पॉलिटिकल मूव के तहत अपनाई कि हम अहिंसा के सहारे से जाएंगे, इससे अंग्रेज हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाएंगे और हम लॉस को फॉलो करते हुए अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो पहले मैं देश के अंदर अहिंसात्मक रैलियों के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम करूंगा, लोगों को एकजुट करने का काम करूंगा। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को वो बातें बतानी पड़ेंगी जो अंग्रेज हमारे देश के खिलाफ कर रहे हैं। तब जब देश एकजुट होगा उसके बाद जाकर कोई आंदोलन या क्रांति हो सकती है। तो इस तरह से उनका एक पॉलिटिकल मूव था, उनकी एक सोच थी कि इस तरह से मैं लोगों को एकजुट करूं, क्योंकि भारत के अंदर भी उस समय अहिंसा की बहुत ज़्यादा बातें हुआ करती थी और भारत के अंदर भी उस समय बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए तो एग्री हो जाते थे कि कोई हम रैली निकालते हैं या कोई हम आंदोलन करते हैं, परंतु क्रांतिकारियों के साथ जाने के लिए बहुत कम लोग एग्री होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के साथ भी बाद में बहुत कम लोग आए और उसके बाद भी जब वो लोग पकड़ाए और उनकी मौत हुई, फांसी हुई या उन्हें गोली मारनी पड़ी अपने आप को, उस समय भी उनके साथ बहुत कम लोग खड़े थे। यहां तक कि आज़ादी के बाद भी दोस्तों हमारे क्रांतिकारियों को आतंकवादी के तौर पर किताबों में अनफॉर्चुनेटली पढ़ाया जाता रहा। तो गांधी जी ने यह पॉलिटिकल मूव चला था अहिंसा का, कि अहिंसा का प्रयोग कर कर मैं धीरे धीरे हो सकता है कुछ अंग्रेजों का भी दिल जीत लूं, और अंग्रेजों का दिल तो नहीं जीत पाया तो भी भारतीयों को कम से कम एकजुट कर कर सभाओं में बुलाकर उनको इस बारे में अवेयर किया जा सकता है कि अंग्रेज क्या अत्याचार कर रहे हैं, ताकि भारतीय उनकी सेना में जाना छोड़ें, उनकी नौकरियां छोड़ें, उनको पैसा देना छोड़ें और हमारे सपोर्ट में खड़े होने लगें। और ये बाद में हुआ भी दोस्तों। तो इस तरह से उनका अहिंसा का ये मूव भी बाद में सही रहा। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न गांधी जी के ऊपर उठता है वो उठता है गांधी जी लड़कियों के साथ सोते थे। तो दोस्तों इसके ऊपर जो बात आती है वो बात असल में गांधी जी ने खुद अपनी बायोग्राफी के अंदर लिखी है। यदि आप उसे पढ़ेंगे माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ को, तो गांधी जी ने खुद अपने हाथों से ये बात लिखी हुई है। गांधी जी ने खुद इसके ऊपर आर्टिकल लिखे हैं कि गांधी जी सत्य के साथ बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने बचपन में झूठ बोलना छोड़ा, उसके बाद चोरी करना छोड़ा, उसके बाद शराब, सिगरेट, इस तरह की कोई भी चीज़ों को धीरे धीरे त्यागते चले गए। उसके बाद अहिंसा के प्रयोग को उन्होंने स्वयं के ऊपर किया, हिंसा करनी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने तामसिक भोजन भी करना छोड़ दिया। उसके बाद बकरी के दूध के ऊपर वो पलने लगे और धीरे धीरे वो इतने ज़्यादा अध्यात्म के अंदर चले गए कि उनको लगा कि सारे वेग धीरे धीरे मैं त्यागता जा रहा हूँ। अंत में उनको ऐसा लगा कि जो काम का वेग है वो सबसे अधिक तीव्र होता है, तो क्या मैं इससे जीत गया हूँ? तो वो वैसे तो उससे जीत ही गए थे, परंतु उनको ऐसा लगा कि फिर भी मुझे इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो उन्होंने अपने आश्रम में कुछ लड़कियों से बोला कि आज मैं इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा कि मेरे मन में ये भाव आते हैं या नहीं आते हैं। तो उस दिन उन लोगों ने उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया कि गांधी जी एक कमरे में रात को सोए और वो लड़कियां भी सोईं, और रात भर गांधी जी ने सोचा कि मेरे मन में यदि ऐसा कोई विचार आता है मतलब मैं इस वेग को नहीं जीत पाया हूं। परंतु दोस्तों सुबह उठने के बाद गांधी जी के मन में वैसा कोई भी विचार नहीं आया और गांधी जी ने इस तरह ये सिद्ध किया अपने आप के ऊपर कि मैंने इस वेग को भी जीत लिया है, मतलब काम का वेग भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर सकता। इसी बात को दोस्तों ब्रिटिशर्स ने और बहुत सारे लोगों ने उस समय पेपर्स में छापकर इस तरह से प्रायोजित किया कि गांधी लड़कियों के साथ सोता है, गांधी ने लड़कियों के साथ गलत किया। उन सभी लड़कियों में से एक भी लड़की ने अपनी डायरी के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि गांधी जी ने उनके साथ कोई गलत हरकत की या सेक्सुअल कुछ किया। सभी ने ये लिखा है कि उनने वो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वो सोए। लेकिन हाँ, इस चीज़ को बाद में यदि हम जांचें तो इस चीज़ का मनोवैज्ञानिक असर उन लड़कियों पर ज़रूर पड़ा। कई सारे लोगों ने इस पर रिसर्च किया तो एक दो लड़कियों के ऊपर सामाजिक रूप से बहुत सारा बहिष्कार हुआ, क्योंकि समाज ये मानने को तैयार नहीं था कि वहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया होगा। तो ये चीज़ गांधी जी से गलती हुई कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन लड़कियों का प्रयोग क्यों किया। लेकिन क्या उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया था या सेक्स किया था? तो वो नहीं है। वैसा कहीं भी ना उन लड़कियों ने लिखा है, ना गांधी ने लिखा है, ना कोई और कहता है। वैसा सिर्फ वो लोग कहते हैं जो उनके खिलाफ नकारात्मक खबरें उस समय ब्रिटिशर्स वगैरह फैला रहे थे। इसके बाद दोस्तों आगे के कुछ प्रश्नों पर मैं आता हूं। गांधी जी के ऊपर ही इसी तरह का एक इल्ज़ाम लगता है कि गांधी जी के कारण भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो दोस्तों गांधी जी के कारण भगत सिंह को फांसी हुई थी, ये कई सारे लोग समझते हैं और कई सारे लोग इसके लिए चिढ़ते भी हैं। लेकिन दोस्तों असल में हुआ क्या था मैं आपको बताना चाहूँगा।
उस समय भगत सिंह ने असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी के कारण ही क्रांति का रास्ता अपनाया था, उसमें जुड़े थे कॉलेज छोड़कर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसका कारण मैं आपको बता चुका हूं, उसके बाद भगत सिंह क्रांतिकारियों के रास्ते पर चल पड़े। और जब वो क्रांतिकारियों के रास्ते पर चल पड़े और जब लाला लाजपत राय की हत्या अंग्रेजों ने कर दी, उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या करी और असेंबली में बम फेंके। तो असेंबली में बम फेंकने के बाद जब भगत सिंह गिरफ्तार हो गए और उस समय महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने मिलने बुलाया, उस समय और क्या चल रहा था ये जानना हमें ज़रूरी है। उस समय गांधी जी ने दोस्तों नमक कानून तोड़ा था और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और गांधी जी के कार्यकर्ताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और अंग्रेजों ने छोड़ नहीं रहे थे। तो दोस्तों उस समय एक समझौता होना था इरविन के साथ, और उस समय गांधी जी जब गए थे तो ब्रिटिशर्स उनके साथ एक समझौता करना चाहते थे जिसके अंदर वो उन सबको भी पकड़े रखते, और उसमें देश विरोधी बहुत सारी शर्तें थी जिनको अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो कंप्रोमाइज करवाना चाहते थे गांधी जी से। तो गांधी जी उन सारी शर्तों को नहीं मान रहे थे। तो उस समय गांधी जी उनसे मिले और उस समय कई लोगों ने बोला कि आप भगत सिंह की बात वहां पर जाकर रखो। अब अंग्रेज यही चाहते थे कि गांधी जी भगत सिंह की बात रखें तो उनसे देश विरोधी चीजों पर साइन करवा लिया जाए। दूसरी एक चीज, गांधी जी ने उस समय भगत सिंह से मिलने किसी व्यक्ति को भेजा और भगत सिंह ने उस समय यह कहा गांधी जी से कि मैं खुद जेल से नहीं छूटना चाहता हूं, क्योंकि यदि मैं जेल से छूट गया तो जेल से छूटने के बाद मेरी बहुत बदनामी होगी। लोग कहेंगे एक क्रांतिकारी अपने देश को बेचकर देश विरोधी शर्तों पर साइन करवाने के बाद जेल से निकल गया, तो उसने अपनी भारत माता को बेच दिया जिसके लिए वो लड़ रहा था। और भगत सिंह ने एक और बात गांधी जी से कही कि यदि मैं मरता हूं, इस चीज का ज्यादा असर क्रांतिकारियों पर और युवाओं पर पड़ेगा, अपेक्षाकृत मैं जीता हूं। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी मुझे जेल से छुड़ा सकते हैं, लेकिन मैं उनसे भी वो बात कह रहा हूं कि मुझे ना छुड़ाएं, क्योंकि मैं कोर्ट केस लड़ते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा और उसके बाद मैं फांसी पर हंसते हंसते जब झूलूंगा तो करोड़ों लड़के फांसी पर हंसते हंसते झूलने के लिए क्रांति के रास्ते पर चलेंगे। ये भगत सिंह के कई जगह पर भाषण हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, और ये एक लेटर है जो गांधी जी ने भी लिखा है, जिस लेटर की कॉपी का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो लोग उसे पढ़ सकते हैं कि गांधी जी के विचार भगत सिंह के विषय में उस समय क्या थे। और गांधी जी ने अंग्रेजों से भी इस चीज़ की डिमांड तब भी की थी कि भगत सिंह को छोड़ दें, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात भी नकार दी थी। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी भगत सिंह के खिलाफ थे। उस समय गांधी जी ने अपने उसके अंदर लेटर के अंदर भी ये बात लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने साफ लिखा है कि हम दोनों के रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन भगत सिंह देश के सच्चे सपूत हैं। तो इस तरह की बातें गांधी जी ने उस समय के लेटर्स के अंदर लिखी हैं जो वहाँ पर छपी हैं, और उन चीज़ों को इंडिया में भी कंप्लीट वर्क्स ऑफ गांधी में पब्लिश किया गया है। अब अगला प्रश्न दोस्तों महात्मा गांधी के ऊपर उठता है, सुभाष चंद्र बोस वाला। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से शुरू में बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो भी आईसीएस की नौकरी छोड़कर अपने आंदोलन के अंदर कूद गए थे। उनके विचार थे क्रांति के थ्रू अंग्रेज़ों को हटाया जाए, देश को एकजुट कर कर एक क्रांति की जाए। तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों के उस समय वैसे विचार नहीं थे, वो पॉलिटिकल तरीके से अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे। और गांधी जी भी ये बोलते थे कि अंग्रेजियत हट जाए, अंग्रेज भले ही ना जाए। तो वो विचार सुभाष चंद्र बोस के विचारों से मैच नहीं करते थे, और सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज़्यादा क्लैश कांग्रेस के अंदर होने लगा। 2 बार वो अध्यक्ष भी बने कांग्रेस के, लेकिन उस समय बाकी की पार्टी उनकी बात नहीं मान रही थी। इस कारण उनके गांधी जी से कुछ थोड़े बहुत क्लैशेस हुए, जो कि वैचारिक क्लैशेस थे। दोनों चाहते थे देश आज़ाद हो, लेकिन इनका रास्ता अलग था, इनका रास्ता अलग था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना रास्ता अलग कर लिया और वो अलग जगह चले गए। लेकिन 1944 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ही सिंगापुर के अंदर से जो रेडियो स्टेशन पर बोल रहे हैं उसमें गांधी जी को राष्ट्रपिता कह रहे हैं। इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस के मन में गांधी जी के प्रति श्रद्धा थी और गांधी जी के मन में सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा थी। दोनों एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे, दोनों को यह जरूर पता था कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तो क्रांतिकारियों के मन में दोस्तों उतनी नफरत नहीं थी जितनी आजकल के पॉलिटिकल लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत है, या इन लोगों के मन में नफरत थी ऐसा वो सोचते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने बताया, भगत सिंह के बारे में, गांधी जी के बारे में। इसके बाद भी कुछ और कंट्रोवर्शियल चीज़ें गांधी जी के बारे में दोस्तों कही जाती हैं कि गांधी जी ने पाकिस्तान अलग करवाया था। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि गांधी जी ने पाकिस्तान अलग नहीं करवाया था। गांधी जी उस समय कांग्रेस छोड़ चुके थे, तो कांग्रेस के कारण उस समय असल में पाकिस्तान अलग हुआ था। गांधी जी ने 1935 के बाद से ये बातें कहना शुरू कर दी थी कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेज़ों से मिलकर काम कर रही है, या कांग्रेस के अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, वरना ये देश को आज़ादी के बाद वैसे ही लूटेगी जैसे कि अंग्रेज़ों ने लूटा।
तो ये सभी की सभी बातें दोस्तों आपको कंप्लीट वर्क्स ऑफ गांधी में मिलेंगी। मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज्य जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय नेहरू जी और गांधी जी की आइडियोलॉजी कितनी ज्यादा विपरीत हो गई थी। इसी समय का एक और प्रश्न दोस्तों गांधी जी पर उठता है कि उन्होंने सरदार पटेल को पीएम नहीं बनने दिया। तो दोस्तों सरदार पटेल और नेहरू और जिन्ना तीनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाया और अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया और अंग्रेजों ने जिन्ना को मुस्लिम लीग का नेता बनवा दिया और पाकिस्तान की डिमांड वहां से शुरू हो गई। पाकिस्तान की डिमांड जब वहां से शुरू हो गई तो पाकिस्तान अलग होने लगा और उस समय भारत की जो सरकार बननी थी उसके लिए कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था और उस अध्यक्ष के लिए पटेल और नेहरू के बीच में बहुत बड़ी टसल चल रही थी। उस समय नेहरू जी गांधी जी के पास आए और बोले कि मुझे इसका अध्यक्ष बना दीजिए। लेकिन दोस्तों उस समय गांधी जी ने बहुत ही चतुरता का परिचय दिया और गांधी जी ने उनसे कहा कि एक बार वोटिंग करा लीजिए, वोटिंग में देखते हैं कांग्रेस के लोग किसे चुनते हैं, आप यदि पॉपुलर हैं तो आपको चुन लेंगे। तो नेहरू जी उनकी बात मान गए और उस समय वोटिंग हुई दोस्तों, और वोटिंग में मेजोरिटी के साथ, बल्कि भारी मेजोरिटी के साथ सरदार पटेल वो चुनाव जीत गए। और हम सभी जानते हैं ये चुनाव करवाने के लिए जिनने बोला था वो गांधी जी स्वयं थे। गांधी जी और पटेल स्वयं गुजरात से थे। खेड़ा आंदोलन के समय से पटेल भी उनसे जुड़े हुए थे, तो वो दोनों को ही बराबर पसंद करते थे। लेकिन माउंटबेटन ने उसके बाद नेहरू को भड़काना शुरू किया, क्योंकि माउंटबेटन जानते थे कि देशभक्तों की यदि हम बात करें, स्वदेशी की बात करने वाले जो लोग हैं उसमें गांधी और पटेल सबसे ज़्यादा मुखर हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजियत हटा दो, अंग्रेजी हटा दो, गौरक्षा शुरू कर दो, अंग्रेज़ों की पूरी बिल्डिंगें ध्वस्त कर दो। इस तरह की बात जब गांधी और पटेल किया करते थे तो माउंटबेटन नहीं चाहते थे ऐसा कोई व्यक्ति सत्ता में बैठे। तो माउंटबेटन ने नेहरू को भड़काना शुरू किया कि पटेल बन जाएंगे तो तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नाम नहीं होगा। तो नेहरू जी ने उस समय गांधी जी से आकर कहा कि यदि आपने मुझको प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो मैं कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दूंगा और 2 कांग्रेस हो जाएंगी। और माउंटबेटन ने उस समय गांधी जी से आकर कहा कि यदि कांग्रेस 2-3 हो गई, एक जिन्ना की हो गई, एक पटेल की हो गई, एक इनकी हो गई, और ये सब अलग अलग देश हो गए, तो फिर हम इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आज़ादी नहीं देंगे। तो उस समय दोस्तों गांधी जी ने पटेल को एक लेटर लिखा है। वो लेटर आज भी आप गांधी जी के संग्रहालयों के अंदर गुजरात के अंदर देख सकते हैं। वो लेटर उन्होंने लिखा, जिस लेटर के अंदर उन्होंने पटेल को समझाया है कि नेहरू नहीं समझ रहा है, जिन्ना भी समझने वाला नहीं है, तुम एक समझदार व्यक्ति हो। और उनको वो समझाते हुए कहते हैं कि पटेल तुम मान जाओ, देश की आज़ादी के बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कैसा क्या करना है, लेकिन इसके पहले अभी हम लोगों को एकजुट होना ज़रूरी है, वरना अंग्रेज़ नहीं जाएंगे। तो पटेल उनकी इस बात को मान लेते हैं। पटेल उसके बाद गृह मंत्री का पद आज़ादी के बाद स्वीकार करते हैं और नेहरू इस तरह से अध्यक्ष बनकर और सत्ता में आ जाते हैं। और नेहरू जब सत्ता में आते हैं दोस्तों, गांधी जी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। नेहरू जी भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। और अनफॉर्चुनेटली आप लोग इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिस गांधी ने इतनी ज़्यादा लड़ाई 1915 से लेकर 1947 तक देश की आज़ादी के लिए लड़ी, जब 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे तिरंगा फहराया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी लाल किले पर नहीं थे, नेहरू जी के साथ नहीं थे, दिल्ली में भी नहीं थे। उस समय गांधी जी हिंदू मुस्लिम दंगों को रोक रहे थे। कलकत्ता के अंदर उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे थे। बंगाल के अंदर गांधी जी उन दंगों के बीच में खड़े हुए थे और देश को जलने से रोक रहे थे। और हिंदुओं को बोल रहे थे कि मुसलमानों को ना मारें, मुसलमानों को बोल रहे थे हिंदुओं को ना मारें। दोनों की सभाओं में जाकर इस तरह के भाषण दे रहे थे कि सामने वाला यदि तुम्हें मारता है तो भी तुम शांत रहो। तो कुछ लोगों ने उन भाषणों में से सिर्फ हिंदुओं वाली जगहों के भाषणों को कलेक्ट किया और ये बोला कि वो हिंदुओं को रोक रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम लोग मुसलमानों से मर जाओ, उनसे रेप करवा लो, लेकिन उन्हें नहीं मारो। तो ये बातें उन्होंने नहीं कही, ऐसा नहीं है, ये बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन उस समय वो दोनों तरफ से यही बातें कह रहे थे, दोनों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। और मुसलमान जैसा कि उस समय बहुत ज़्यादा कट्टर थे, वो उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे। हिंदू कुछ मान भी रहे थे, कुछ सुन भी रहे थे। और ये भारत में थे तो इनका हिंदुओं पर ही ज़्यादा जोर था, तो हिंदुओं की ही इनकी ज़्यादा सभाएँ हो रही थी। तो इस कारण से नाथूराम गोडसे उनसे चिढ़ गया कि ये हिंदुओं से ये क्यों बोल रहे हैं कि मुसलमानों को ना मारें, जबकि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हिंदुओं को मार मार कर ट्रेनें काट के भेज रहे हैं। यहाँ पर सिखों ने भी बहुत ज़्यादा कत्लेआम मुसलमानों का किया था, दोनों तरफ से वो खून खराबा चल रहा था। और गांधी जी ट्राई कर रहे थे कि ये खून खराबा रुक जाए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था दोस्तों, क्योंकि लाहौर जो है, बलूचिस्तान जो है, सिंध जो है, इसके अंदर बहुत बड़ी हिंदू, पंजाबी, सिख पॉपुलेशन थी। और ये सारे के सारे सूबे जो हैं, इनने पाकिस्तान मांगा ही नहीं था। पाकिस्तान असल में जिन लोगों ने मांगा था वो जो सूबे थे वो थे हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका, बिहार का, बंगाल का। अंग्रेज़ों ने जानबूझकर पाकिस्तान
उन प्रदेशों को दे दिया जो लोग पाकिस्तान नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां से एक पूरा का पूरा रूट जाता था जो इंडिया के बिजनेस को यूरोप के बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता था। सदियों से चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तर पथ जो है वो वहां से निकल कर जाता था। चाइना जहां पर आज वन बेल्ट वन रोड बनाने की बात कर रहा है दोस्तों, वो रूट इंडिया का बंद करना था ब्रिटिशर्स को, ताकि बिजनेस इंडिया बाद में ना कर पाए। इसलिए जानबूझकर वो वाली लैंड कैप्चर कर कर पाकिस्तान के लिए दी गई, और पाकिस्तान के लिए वो सारे सूबे चिन्हित कर दिए गए जो असल में पाकिस्तान में मिलना ही नहीं चाहते थे। जैसे कि बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में बहुत ज़्यादा सिख रहा करते थे। लाहौर के अंदर भगत सिंह और इन सब का बहुत बड़े अधिवेशन कांग्रेस के हुए, तो उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली वो हिस्से दे दिए गए पाकिस्तान को। तो गांधी जी ये बात जानते थे कि उन हिस्सों को वापस भारत में मिलाना बहुत आसान है, और गांधी जी, ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सारे सूबे गांधी जी से बात करने के बाद इस बात के लिए तैयार थे 1948 के अंदर कि गांधी जी यदि हमारे पास आएंगे तो हम लोग भारत में वापस विलय के लिए तैयार हैं। और गांधी जी जाने वाले थे, उससे कुछ दिनों पहले गांधी जी की हत्या हो गई। तो दोस्तों, इस हत्या में भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। कई सारे लोग ये जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के ऊपर गोलियां चलाई और गांधी जी की मृत्यु हो गई, लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे इस तरह के पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, आप देखेंगे CIA के एजेंट्स ने, ब्रिटिशर्स ने भी इस तरह की बुक्स लिखी हैं जिनके अंदर ऐसा है कि नाथूराम गोडसे की बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां आ सकती थी और गांधी जी को 3 गोलियां लगी हैं। और वो CIA के एक एजेंट हैं जो ये बात भी कहते हैं कि गांधी जी की मौत तीसरी गोली से हुई है और उनको अस्पताल पहुंचाने में भी देर की गई। तो दोस्तों, तीसरी गोली किसने चलाई थी, कौन वहां पर छुपा हुआ था? नाथूराम गोडसे के बहाने से कांग्रेस ने RSS पर बैन लगा दिया, हिंदू महासभा पर बैन लगा दिया, बहुत सारे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत सारे ब्राह्मणों की पूना के अंदर हत्या कर दी गई क्योंकि नाथूराम गोडसे ब्राह्मण थे। इस तरह के बहुत सारे अत्याचार उसके बाद कांग्रेस ने किए, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार ये बात भी कही है अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कि गांधी जी को तीसरी गोली किसने मारी थी। ये बात आज तक कंट्रोवर्शियल है, यदि आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि गांधी जी को एक गोली और लगी है। तो दोस्तों, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर भी जानी जाती है, तो इसका सत्य हम नहीं जानते। उस समय की FIR में लोग कहते हैं कि ये बात दर्ज थी। तो इस तरह से दोस्तों, गांधी जी के जीवन भी बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, मृत्यु भी बहुत कंट्रोवर्शियल रही, और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, आज भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो अंबेडकर जी के सामने खड़ा होकर उनका विरोध कर दे या अंबेडकर जी की किसी बात का विरोध कर दे। गांधी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने, अंबेडकर जी ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा तो अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए, वरना भारत के सवर्ण और दलित आपस में बहुत ज़्यादा लड़ेंगे, और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बीच में जितनी नफरत है वैसी दलित और सवर्णों के बीच में हो जाएगी। दोस्तों, आज हम ये होता हुआ देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो डिमांड करते करते बढ़ गई हैं, आज इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ गई है। गांधी जी उस समय सही थे जब वो पूना पैक्ट उन्होंने अंबेडकर के साथ किया था। ये सारी चीज़ें उस समय ही हो जाती हैं यदि गांधी जी वो अनशन पे नहीं बैठते तो। इस कारण से बहुत सारे दलित भी उनसे चिढ़ने लगे कि ये तो सवर्णों के साथ हैं। बहुत सारे सवर्ण इसलिए चिढ़ने लगे कि इन्होंने पाकिस्तान के लोगों का समर्थन किया है, पाकिस्तान के लोगों को ना मारने के लिए बोल रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम इसलिए चिढ़ने लगे कि ये आदमी रघुपति राघव राजाराम क्यों गाता है, मुसलमानों को मस्जिद में बिठाकर या मंदिर में क्यों बिठा लेता है, ये आदमी गाय को माँ क्यों मानता है, राष्ट्रीय पशु बनाने की बात क्यों करता है, ये आदमी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात क्यों करता है। इस बात पर साउथ इंडिया के बहुत सारे लोग उस पर चिढ़ गए। लेकिन दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि गांधी जैसा भी था, उस व्यक्ति ने अपना जीवन अपने हिसाब से जिया। उस व्यक्ति ने देश के लिए बहुत सारे काम किए। उस व्यक्ति ने कुछ चीज़ें सही की, कुछ चीज़ें गलत की। बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है, लेकिन इसके बाद भी मैं उन लोगों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं जो लोग ये कहते हैं कि गांधी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, गांधी अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। एक चीज़ और दोस्तों गांधी जी के बारे में कही जाती है कि गांधी जी अंग्रेज़ों की फ़ौज में थे। इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है, जब वो पढ़ाई कर रहे थे अपनी लंदन में बैरिस्टर की, उस समय जब अंग्रेज़ों की फ़ौज बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी, तो उस समय गांधी जी ने कुछ भारतीयों का एक दल बनाया जिसके अंदर वो डॉक्टर का काम करते थे। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी नर्स थे। गांधी जी उसमें सेना की पोशाक में जाते थे, और वो सारे के सारे लोग, जिस तरह से रेड क्रॉस काम करता है वैसे उस समय उपचार का काम और सैनिकों को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने का काम उस समय वो सारी की सारी टीम करा करती थी। सेना की पोशाक इसलिए दी गई थी क्योंकि उसके बिना अलाउ नहीं था। तो वो फोटोग्राफ्स लोग खींचकर डाल देते हैं और उन फोटोग्राफ्स को दिखाकर बोलते हैं कि गांधी तो एक ब्रिटिश एजेंट था।
यदि गांधी दोस्तों ब्रिटिश एजेंट होता तो उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पत्रकारों ने एक प्रश्न पूछा था कि भारत के अंदर जो अकाल हुए हैं, मैन मेड अकाल हैं, आप लोगों ने सारा का सारा भारत का अनाज लेकर सेना को दे दिया, जिसके कारण भारत के बंगाल में कई सारे लोग मर गए हैं, तो इसका आपको क्या जवाब देना है। तो उन्होंने जो जवाब दिया था दोस्तों वो ये दिया था कि यदि सब लोग मर गए तो वो गांधी क्यों नहीं मरा अब तक। तो गांधी क्यों नहीं मरा, ये मतलब रिटर्न एविडेंसेस हैं उस समय के न्यूज़पेपर्स के, उनके प्रधानमंत्री ने ये कहा था वर्ल्ड वॉर के समय। तो ये साबित करता है दोस्तों कि गांधी से कितनी नफरत सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिशर्स करते थे, कितनी ज़्यादा नफरत, कितनी ज़्यादा चिढ़। वो खींच जो है उनके कई सारे लेखों में, उनके कई सारे आर्टिकल्स में, उनके कई सारे इंटरव्यूज़ में दिखाई देती है कि गांधी के खिलाफ कंटिन्यूअसली ब्रिटेन के लोग बोल रहे हैं। तो दोस्तों गांधी यदि उनका एजेंट होता तो इस तरह की चीज़ें उसके साथ नहीं होती। और गांधी को गोली क्यों नहीं मारी गई, फांसी क्यों नहीं हुई, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि गांधी एक बैरिस्टर था, लॉयर था, और गांधी इस चीज़ को जानते थे कि वो हिंसात्मक काम करेंगे तो उनको गोली मारी जाएगी, इसलिए उनने अहिंसा का रास्ता अपना रखा था और वो अहिंसा के रास्ते से विरोध कर रहे थे। तो उस विरोध के कारण अंग्रेज़ों के पास कोई रास्ता ही नहीं था कि उस आदमी को गोली मार दें या उस आदमी को ख़त्म कर दें। तो दोस्तों अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ गांधी जी को लेकर हैं, बहुत सारे उन्होंने गलत काम भी हो सकता है जीवन में किए हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो उन्होंने, सच है जब आज़ादी के दंगे हुए, झगड़े हुए, उस समय उन्होंने हिंदुओं को रोकने के लिए कि मुसलमानों को नहीं मारो, ये सब बोला है। उसके अलावा वो लड़कियों वाला एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया है, लेकिन वो आदमी देशद्रोही नहीं था, उस आदमी ने देश के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। और इसीलिए दोस्तों आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको बहुत मानते हैं। संघ के अंदर 33 वर्ष के अंदर संघ ने उनको भाषण देने के लिए बुलाया है और संघ के वरिष्ठ अधिकारी उस समय के उनका बहुत सम्मान करते थे। तो बहुत सारे लोग गांधी जी का, जो लोग पढ़ते लिखते हैं, जो गांधी जी को पढ़े हैं, कंप्लीट वर्क्स ऑफ गांधी पढ़े हैं, धर्मपाल पढ़े हैं, वो सम्मान करते हैं। गांधी एक कंट्रोवर्शियल फिगर हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव उनके अंदर हो सकती है, लेकिन वो आदमी फ्रीडम फाइटर था, उस आदमी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बात सच है। और जब तक हम लोग देश के लिए कुछ उनसे बड़ा योगदान नहीं दे देते, हमें उन्हें एटलीस्ट गालियाँ नहीं देनी चाहिए। गालियां देने से पहले एक बार एटलीस्ट सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति ने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन देश के लिए योगदान तो दिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ कंट्रोवर्शियल प्रश्न जो गांधी जी के ऊपर अक्सर उठाए जाते हैं, जिनका मैंने रिसर्च कर आपको उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।